हेलो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। क्यों, कैसे, ये आप वीडियो के दौरान जानेंगे। वीडियो को देखने के बाद जानेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे आप। मतलब आज के वीडियो में क्या खास रहेगा ये मैं बताऊंगी। जैसे जैसे वीडियो आगे की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे बताऊंगी। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर। थंबनेल पे मैंने डाला हुआ है कि आज पॉलीमर रिवीजन इन वन वीडियो करेंगे हम लोग। आज एक ही वीडियो में आपको पॉलीमर से रिलेटेड जितना भी रिवीजन है वो दे दूंगी, और विथ हैंड रिटन नोट्स है ये। मतलब आप इसको अगर नोट्स के रूप में लिख लेंगे तो आपका पॉलीमर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये विश्वास कर लीजिए आप वीडियो की स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के साथ कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिले और आप उसे देख सकें, आपको उसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, कैसे आप लोग हर एक चीज़ का लेटेस्ट फैशन का चीज़ तुरंत देखना चाहते हैं, तो वैसे जैसे वीडियो आए फटाक से आपके पास पहुँचे और आप फटाक से देख लें उसे। ठीक है, अगर अच्छा लगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिएगा इसे, ताकि ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए मतलब हम लोगों को भी इनकरेज हों कि हाँ ऐसा वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पॉलीमर पढ़ेंगे हम लोग। तो पॉलीमर से आप लोग परिचित हैं, कुछ हद तक आप 10th क्लास में पढ़ते हैं कि पॉलीमर को हिंदी में बहुलक कहा जाता है ना। तो बहुलक यानी पॉलीमर, पॉलीमर्स यानी जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक नया कंपाउंड बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को पॉलीमेराइजेशन कहते हैं, और जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। ओके, ये सिंपल आम बोलचाल की भाषा में ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग को क्या है कि देखिए यहाँ मैंने दिया हुआ है डेफिनेशन, आप देखते जाएं। पॉलीमर्स आर डिफाइंड एज हाई मॉलिक्यूलर मास मैक्रो मॉलिक्यूल्स, नॉट माइक्रो। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो का मतलब होता है जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, विच कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट डिराइव फ्रॉम द कोरोस्पॉन्डिंग मोनोमर्स, यानी जिससे मिलकर पॉलीमर बनता है तो उस सिंगल यूनिट को मोनोमर्स कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन बैंक आपने देख रखा होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी पॉलीमर का मोनोमर्स बताना होता है, यानी मोनोमर्स के मिलने से ही पॉलीमर्स का बनना होता है। जब ढेर सारे मोनोमर्स मिलते हैं तो पॉलीमर्स बनता है। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स देखेंगे हम लोग, तो 5 तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है। 5 तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग पॉलीमर का। नंबर फर्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, मतलब किस सोर्स से मिल रहा है आपका पॉलीमर, उसके अकॉर्डिंग, यानी नेचुरल है, सिंथेटिक है, क्या है। तो सबसे पहले नेचुरल, तो नेचुरल में स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, रबर एट्सेट्रा। दूसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, जिसमें रेयान, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, वल्कनाइज रबर एट्सेट्रा। ओके, और लास्ट है सिंथेटिक पॉलीमर, जो कम्प्लीटली इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं होता है, इसको आप बनाते हैं खुद से। ठीक है, तो नायलॉन 6, नायलॉन 6, बुना एस, पॉलीएस्टर, ये सब क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर्स है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप से हम लोगों ने देख लिया क्लासिफिकेशन, इजी। नाउ क्वेश्चन, इसको आप क्लासिफिकेशन 2 देखेंगे। तो देखिए क्लासिफिकेशन 2 है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होगा। तो क्या है इसमें, जैसे लीनियर पॉलीमर, तो लीनियर पॉलीमर में क्या होगा कि एक सिंपल चेन की तरह, स्ट्रेट चेन की तरह जुड़ा रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलीमर। इसका एग्जांपल है HDP यानी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे PVC भी बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो स्ट्रक्चरली आप ऐसे देखें इसे, तो ये हो गया हमारा लीनियर। नेक्स्ट है ब्रांच चेन पॉलीमर। तो ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होगा, दीज पॉलीमर्स कंटेन लीनियर चेन हैविंग सम ब्रांचेज। चूँकि ब्रांच्ड चेन है तो ब्रांचेज होगा, लीनियर होगा उसमें ब्रांच होगा। ठीक है, तो जिसमें आपको फॉर एग्जांपल LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या है, ये सब आगे आगे आप जानते चले जाएंगे, इसलिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आपके बहुत काम की होगी। नाउ देखते हैं सी, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। इसमें क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगा। दीज आर जनरली फॉर्म फ्रॉम बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। एग्जाम्पल इसका है बेकेलाइट, मेलामाइन।
ठीक है। तो बेकेलाइट तो बहुत फेमस है, बेकेलाइट से तो बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता रहता है, इसलिए बेकेलाइट तो आपको पढ़ ही लेना है अच्छे से, उसका स्ट्रक्चर बनाने भी आपको आना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या हुआ, लीनियर था, ब्रांच हुआ, उसके बाद क्रॉस लिंकिंग हो गया, बीच बीच में जुड़ गया, तो इसे कहेंगे हम लोग क्या कि, तो इसे हम लोग कहेंगे क्रॉस लिंकिंग या नेटवर्क पॉलीमर्स। ओके, क्लासिफिकेशन थर्ड देखिए, क्लासिफिकेशन थर्ड है बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, किस तरीके से पॉलीमराइजेशन हुआ उस मोड पे डिपेंड करेगा क्लासिफिकेशन। तो एक पहला है एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ओके, तो एडिशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है, अगर आपने पूरा मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एडिशन का मतलब होता है जिसमें सब कुछ ऐड ऑन हो जाए, कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे चूंकि एडिशन होगा, पॉलीमर है, इसलिए एडिशन पॉलीमर बोलेंगे। ओके, तो एडिशन पॉलीमर में क्या होगा, जुड़ जाएगा सब कुछ। देख रहे हैं आप, इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला रहेगा। तो फॉर एग्जांपल देखिए, एथीन है, एथीन से पॉलीथीन बनना है ना। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यही मोनोमर है, जिससे मिलकर बने वो मोनोमर और जो बने वो पॉलीमर। लेकिन ये क्या है, होमोपॉलीमर है, क्योंकि इसमें इथीन 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 ही जुड़ता है एक दूसरे के साथ, इसलिए इसको होमोपॉलीमर कहेंगे। एडिशन पॉलीमर के अंदर कोपॉलीमर भी होता है। जब दो डिफरेंट मोनोमर्स ऐड ऑन होते हैं तो उसे कोपॉलीमर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ दे दिया है, आप लोग इसे राइट मतलब समझा भी दिया आपको। मान लो कि 1,3-ब्यूटाडाइन है, ये स्टायरीन है, दोनों आपस में ऐड ऑन हो जाएगा तो ब्यूटाडाइन स्टायरीन बनेगा, जिसे बुना एस कहते हैं। जो पीछे मैंने आपको बुना एस बताया था सिंथेटिक में, तो वो क्या है, ब्यूटाडाइन स्टायरीन को बोला जाता है बुना एस। ठीक है, लिखना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। अभी 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 रिएक्शंस बाकी हैं, अभी आगे चलेंगे हम लोग, बनाना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कोपॉलीमर। क्यों, क्योंकि इसमें भैया दो तरीके का मोनोमर्स आ गया, इसलिए कोपॉलीमर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो फिर मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने कंडेंसेशन पढ़ा है तो ये जानकारी आपको होगी कि कंडेंसेशन में क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ छोटे मोटे मॉलिक्यूल, जैसे आपका अल्कोहल है, वाटर है, ये सब एलिमिनेट होता है, कंडेंस करते हैं मॉलिक्यूल, और उसके बाद कुछ छोटे पार्ट मॉलिक्यूल्स एलिमिनेशन में भी आते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, द कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाईफंक्शनल, ओके, बाईफंक्शनल मतलब दो फंक्शनल ग्रुप, और ट्राईफंक्शनल मोनोमर्स मेरिक यूनिट्स और ट्राईफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स। द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, HCl, ROH यानी अल्कोहल एट्सेट्रा टेक प्लेस। ओके, तो नायलॉन 6,6, तो यहाँ देखिए नायलॉन 6,6 एग्जाम्पल है इसका, कंडेंसेशन का एग्जाम्पल भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग, हाँ देखो, तो यहाँ क्या है, तो ये नायलॉन 6,6 बना, इसमें देखिए NH2 है, 6,6 होने का वजह है, यहाँ CH2 6 टाइम है इसलिए, और यहाँ पे आपका, तो ये नायलॉन 6,6 बनेगा। अभी आगे और भी इसके बारे में आपको जानना है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में आप जानेंगे कैसे दोनों कंबाइंड होता है। ठीक है, जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो। फिर देखिए फोर्थ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फोर्सेज बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में, किसी भी मॉलिक्यूल्स के स्टेट में, है ना, कि जैसा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वैसे होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से इलास्टोमर्स होगा, फाइबर्स होगा। तो पहले इलास्टोमर्स, नाम से ही क्लियर है, इलास्टिक हम लोग बोलते हैं ना, इलास्टिसिटी यानी जिसमें खिंचाव हो, जो मतलब सॉफ्ट हो, जिसको खींचा जा सके, तो इलास्टोमर्स में वही होगा। द पॉलीमर्स चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। बस ये आपने अपने दिमाग में बैठा लेना है कि इलास्टोमर्स किसे कहेंगे, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होगा तभी उसमें खिंचाव होगा, नहीं तो हार्ड हो जाएगा। ओके, तो क्या है उसका एग्जाम्पल क्या हुआ, वल्कनाइज्ड रबर, बुना एस, बुना एन, थाइकोल, नियोप्रीन एट्सेट्रा। तो इसमें वल्कनाइज्ड रबर, जो आपको आगे भी पढ़ना है, रबर आपको कंप्लीट रबर भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नियोप्रीन यहाँ पे बना है, तो ये देखते जाइए आप। फाइबर्स,
नाम से ही क्लियर है, धागे जैसा बात होगा इसमें, फाइबर का जैसा। फाइबर्स आर थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड विच possess high tensile strength and high molecules. These characteristics are due to the strong intermolecular forces like H bonding. H bonding जैसा strong intermolecular force of attraction होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है पॉलीएमाइड्स, पॉलीएस्टर, नायलॉन 6 जो आपने ऊपर बनाया है वही यहाँ पे भी है, ठीक है। इसलिए इसको बार बार हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने एज अ नोट्स प्रोवाइड करने के लिए जहाँ ज़रूरत था वहाँ एग्जाम्पल्स को डालते गई हूँ मैं। सेम भी हो गया है तो डजेंट मैटर, आपके लिए नोट्स का काम करेगा ये, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो मैं आपको बताऊंगी बच्चों, पढ़ाई तो सारा कुछ करना है बट ये दोनों को आपको याद कर लेना है अच्छे से दिमाग में बैठा के, ठीक है। मतलब ऐसे कि आप इसे लिख सको एग्जाम में, कभी कभी शॉर्ट नोट्स आता है इस पर लिखने के लिए, ओके। तो ध्यान करेंगे आप कि ये भी आई है, इसको ज़रूर पढ़ना है। तो थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है दीज आर द लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। कहने का मतलब थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है कि वैसा पॉलीमर्स जिसे आप बार बार गर्म करके सॉफ्ट कर सकते हैं और उसे फिर ठंडा कर देंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक वैसा होता है जिसमें इसका जो आपका इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो सबसे खास पॉइंट है, क्योंकि क्लासिफिकेशन उसी पे बेस्ड है, इसलिए ध्यान रखना है कि इस पॉलीमर में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स होगा, इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, ओके। तो इसलिए ध्यान रखेंगे आप। तो इसके एग्जाम्पल में है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल्स एट्सेट्रा, ठीक है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। थर्मोसेटिंग नाम से ही क्लियर है, थर्मोसेट हो जाएगा ये, एक बार ही आपने गर्म किया ठंडा कर देंगे तो फिर उसको आप रीयूज नहीं कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग है ये, ठीक है। तो नाम से भी कुछ चीज़ क्लियर हो जाता है, तो थोड़ा नाम पर भी ध्यान देते हैं, ठीक है। दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड और heavily branched molecules which on heating undergo extensive cross linking in molds and becomes infusible. These can't be reused। मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे आप फिर से रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, एक बार ही आपने इसे शेप दे दिया मतलब कि दे दिया, फिर से आप इसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका है बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, तो उसके अकॉर्डिंग चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है और दूसरा है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे ये नोट्स प्रोवाइड है, आप इसे देख लें, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है ये अभी नया नया क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स में, जिसमें चेन ग्रोथ में आ जाता है आपका एडिशन वाला, और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स में सेम टू सेम कंडेंसेशन पॉलीमर्स का आ जाता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो पहले एडिशन में पढ़ रखा है वही चेन ग्रोथ पॉलीमर्स है, और जो आपने कंडेंसेशन में पढ़ रखा है जस्ट वही है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स, ओके। तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है आपके लिए कि अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप इसे लिख सकते हैं, आपके लिए यूज़फुल हो जाए, ओके। लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं देना है क्योंकि सेम टू सेम वही बातें हैं, इसलिए बार बार नहीं बोलूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब हम लोग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का टाइप्स जानेंगे, ओके। तो क्या है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन, देखिए जैसे एडिशन पॉलीमराइज वहाँ पे था, है ना, पॉलीमर्स एडिशन पॉलीमर्स, उसी तरह से यहाँ एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन पॉलीमर्स था, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक ही जैसा लगेगा पढ़ते वक्त। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ऐड हो जाएगा। तो देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन है, तो in this type of polymerization reaction the molecule of the same or different जो आपने पहले भी देखा है, इथीन था एक जगह, फिर
कोपॉलीमर वाला था, है ना। सेम और डिफरेंट मोनोमर्स ऐड टुगेदर ऑन लार्ज स्केल टू फॉर्म अ पॉलीमर्स, द मोनोमर यूज्ड आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये सब ध्यान रखिए कि इसमें जो मोनोमर यूज होगा वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, तभी एडिशन होगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन का खासियत होता है जब आपका अनसैचुरेटेड रहता है मॉलिक्यूल तभी एडिशन होता है, क्योंकि जब अनसैचुरेटेड है यानी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तभी उसमें एडिशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है इस बात का। तो इसमें एग्जांपल क्या है, अल्कीन्स, अल्काडाइंस एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब देखिए पॉलीमराइजेशन होता कैसे है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन है हम लोगों को, तो इसमें क्या है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब भी होता है तो कैटलिस्ट का प्रेजेंस होता है वहाँ पे, तभी फ्री रेडिकल में टूटता है और देन फ्री रेडिकल कंबाइन करता है दूसरे फ्री रेडिकल के साथ, ठीक है। फ्री रेडिकल क्या होता है ये आपको पता होगा कि जब मॉलिक्यूल्स ब्रेक करता है और अपना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाता है तो वो जो होता है मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करता है उसे कहते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल के लिए 3 स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म में। चेन इनिशिएशन स्टेप, यानी पहले चेन को इनिशिएट करना होता है, फिर चेन प्रोपागेशन स्टेप होता है और लास्ट होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। तो देखिए चेन इनिशिएशन स्टेप में देखिए बेंजोइल परऑक्साइड है, ये पहले अपना देखिए मैंने ये कहा आपको कि अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा, फ्री रेडिकल ये जो डॉट्स के साथ है फ्री रेडिकल हो गया, फिर ये भी ब्रेक होकर CO2 बाहर हो जाएगा, तो आपका फिनाइल रेडिकल आ गया। फिनाइल रेडिकल है ये, अब इस रेडिकल का रिएक्शन होगा इथीन के साथ और फिर इस तरह से रेडिकल तैयार होगा, तो ये इनिशिएशन हो गया, यानी आपने स्टार्ट करवा दिया रिएक्शन को, ये हुआ इनिशिएशन स्टेप। सेकेंड स्टेप में अब परवान चढ़ेगा रिएक्शन, यानी प्रोपागेशन होगा स्टेप का, तो चेन प्रोपागेशन में क्या होगा, ऐड ऑन होता जाएगा एंड सो ऑन ऐड होगा, मतलब ये इससे जुड़ेगा फिर जो रेडिकल आएगा फिर दूसरे से जुड़ेगा और ऐसे ही रिएक्शन होता रहेगा, ठीक है। चेन टर्मिनेशन में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। चेन टर्मिनेशन, फॉर टर्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग चेन these free radicals can combine in different ways to form polythene, ठीक है। तो ये देखिए टर्मिनेशन में थोड़ा डिफरेंट टाइप से कंबाइन करेगा और वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा रिएक्शन, यानी वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और आपका जो डिज़ायर है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं जैसा पॉलीमर, वो आपको मिल जाएगा, पॉलीथीन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये रेडिकल जो यहाँ बना था उसको लिखा, फिर एक और रेडिकल उसे वैसा ही ले आए और दोनों को कंबाइन कर देना। कोई मेहनत नहीं है इसमें, ज़रा सा भी मेहनत नहीं है, आप कर सकते हैं आसानी के साथ। क्या होता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है प्रोपागेशन में क्या हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर ये जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके हटेगा बस इसके साथ कंबाइन कर लिया, उसी को आगे प्रोसीड कर दिया गया है और ठीक है, तो पॉलीथीन आपका बन गया। अब देखिए सम इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। अब जैसे एडिशन पॉलीमर आपने जान लिया कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, एडिशन पॉलीमर होता क्या है, सब जान गया, आप लोगों ने जान लिया। अब उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स है जो आपको जानना चाहिए, उसका यूजेज जानना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में समटाइम उसका मोनोमर्स पूछ देगा या उसके यूजेस को पूछ देता है, तो वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे पॉलीथीन है, तो अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पॉलीथीन 2 तरह का होगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। तो लो डेंसिटी क्या होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन इज केमिकली इनर्ट एंड टफ बट फ्लेक्सिबल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, hence it is used in the insulation of electricity carrying wires and manufacture of squeeze bottles, toys, carry bags and flexible pipes। तो ये सब कुछ इसमें कोई खास बात नहीं है, पॉलीथीन ही है लो डेंसिटी। आपको पहले भी बताया गया लो डेंसिटी वाला क्या क्यों होता है, लो डेंसिटी वाला फ्लेक्सिबल, क्योंकि वो चेन होता है, तो चेन वाला उसमें चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कमी होता है, इसके चलते वो फ्लेक्सिबल होता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में उसी तरह से SDP इसे बोलते हैं, HDP, ओके। तो आप इसे देखते जाएंगे, इट इज़ केमिकली इनर्ट एंड मोर टफर एंड हार्डर, इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग बकेट्स, डस्टबिन्स, पाइप्स, कैरी बैग्स एट्सेट्रा, ओके। कैरी बैग्स में भी डिफरेंट तरह का कैरी बैग होता है ना, इसलिए
ठीक है। तो यहाँ देखिए अब नेक्स्ट है हम लोगों का पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन यानी टेफ्लॉन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। टेफ्लॉन अक्सर आता है, ठीक है। तो टेफ्लॉन में भी क्या है, ये एक तरह, ये कैसे बोलेंगे आप कि ये एडिशन रिएक्शन में बनता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में होता है। और टेफ्लॉन कैसे बनेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, CF2 है ना। तो इसको बनाएंगे हम लोग, टेट्राफ्लोरोएथीन है ये, टेट्राफ्लोरोएथीन। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई प्रेशर देंगे तो कंबाइंड होता जाएगा। तो देखिए पॉलीमराइजेशन को शो करने का तरीका होता है, जैसे मोनोमर जब आप ऐड करते हैं तो लास्ट में क्या होता है, पॉलीमर्स बनाते हैं तो उसके लास्ट में एन लगा देते हैं उसके नीचे तरफ, ठीक है। ऐसे मान लो एथीन भी, एथीन कंबाइंड करता है ना, तो उसमें भी क्या करना चाहिए आपको, जैसे ऐसे होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 कंबाइन करके पॉलीथीन बनाता है, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग उसे CH2, ठीक है। और ऐसे करके उसमें ऐसे डाल देते हैं N। तो मतलब N का मतलब हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। तो पॉलीमर्स बनेगा तब, ओके। ये हो गया टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का मोनोमर्स क्या हो गया, टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसका यूजेस देख, अब देखिए यूजेस है मेकिंग ऑयल सील्स एंड गास्केट, नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स, ठीक है। टेफ्लॉन का ही होता है, जो नॉन स्टिक आप यूज़ करते हैं ना उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का आपको दिखता है वो टेफ्लॉन ही होता है, इसलिए समय के साथ खराब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो देखिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या है, सम इम्पॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया है, क्योंकि सेम टू सेम जैसे कंडेंसेशन आपको पहले जो मैंने लिखवाया है, जहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़ाया है, दम वही लिखना है, सिर्फ लिख देना है लास्ट में क्या, इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो सब कुछ सेम था इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मैंने आपको बता दिया है सेम है, आप उसको कर लो, उसमें एक लाइन जोड़ देना कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ओके। तो इम्पॉर्टेंट पॉलीमराइज कंडेंसेशन पॉलीमर्स देख लेंगे हम लोग। पॉलीअमाइड्स है जिसमें कि आपको नायलॉन 6 आता है, फिर नायलॉन 6 भी इसी में आता है, कंडेंसेशन में ही आता है, ठीक है। तो नायलॉन 6 का देखिए, नायलॉन 6 का पॉलीमर क्या क्या है, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन विथ एडिपिक एसिड। तो ये जो आप देख रहे हैं HCO CH2 COH, ये क्या है, एडिपिक एसिड है। और ये जो है वो आपका देखिए हेक्सा मिथाइलिन डायमीन है, तो यहाँ 6 होगा, 2 नहीं होगा, हेक्सा है तो हेक्सा मिथाइलिन डायमीन है। दोनों को हाई प्रेशर पे जब आप करेंगे तो ये किस तरह से कंबाइंड हो जाएगा आपस में, इस तरीके से, तो इसे नायलॉन 6 बोलते हैं, ठीक है। नायलॉन 6 बोलते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का नायलॉन 6, ठीक है। नायलॉन 6 में देखिए क्या है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग कैप्रोलैक्टम विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर। ये जो बना हुआ है मॉलिक्यूल, ये कैप्रोलैक्टम है, इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, कोई ट्रिक नहीं है। आपको कोई मॉलिक्यूल कोई कंपाउंड्स याद करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे लिखें, 1-2 बार लिखें, उसको दिमाग में बैठाएं, ठीक है। तो ये कैप्रोलैक्टम है और इस तरीके से जब कंबाइन करेगा तो बनेगा नायलॉन 6, ओके, नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 का मोनोमर क्या हो गया, कैप्रोलैक्टम, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको नायलॉन 6 का मोनोमर्स क्या क्या हुआ, एडिपिक एसिड और दूसरा हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, मेकिंग टायर कॉर्ड्स फैब्रिक्स एंड रोप्स, ठीक है। पॉलीएस्टर, तो नाम से ही क्लियर है, पॉलीएस्टर्स, जिसमें एस्टर्स ग्रुप ज़्यादा होंगे उसे कहते हैं पॉलीएस्टर, ओके। तो कुछ नहीं, देखिए इसमें क्या है, पॉलीइथीन ग्लाइकोल है, टेट्राथैलिक एसिड है, ठीक है। तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे आप तो बनेगा टेराइलिन जिस और डेक्रॉन, ठीक है। तो ये पॉलीएस्टर का हो गया, है ना। तो इस तरीके से मतलब पॉलीएस्टर ग्रुप का है तो इसमें एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का पॉलीएस्टर हो गया। C नंबर है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स, ठीक है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर या उसे बेकेलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स, आप कहिए कि बेकेलाइट ही असल पढ़ना है आपको। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बेकेलाइट बनता है।
बेकेलाइट के बारे में पूरा मैंने डिटेल में इसमें लिखा भी है, बताऊंगी भी, इसलिए क्योंकि बेकेलाइट आता है एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि देखना है, देखिए फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स आर द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। ये सब आपको ध्यान में पॉइंट आउट करके रखना है कि बेकेलाइट, चूंकि आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में ही पढ़ रहे हो, इसलिए ये कंडेंसेशन रिएक्शन से बनेगा ऑफ फिनॉल विथ फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ आइदर एन एसिड और बेस कैटेलिस्ट। ओके, इतना आपने लिख दिया। उसके बाद आपको सिर्फ रिएक्शन का खेल है, रिएक्शन लिख दोगे, मतलब रिएक्शन मीन्स कि जो कंपाउंड रिएक्ट करेगा, कैसे कैसे कंबाइन करेगा, बस काम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फिनॉल है, फॉर्मल्डिहाइड है, एसिड या बेस के प्रेजेंस में रहेगा, तो फिर आपका क्या करेगा, इस तरह से बनाया कंपाउंड, तीन मतलब पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके का कंपाउंड आया। ठीक है, एक बार ऑर्थो पोजिशन पे, एक बार मेटा पे, एक बार पारा पोजिशन पे आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसको कंबाइन करना है एसिडिक मीडियम में, तो ये बनेगा, जो ये कंपाउंड बनकर तैयार हुआ, जस्ट मैंने जैसे लिखा है आपने वैसे ही लिखना है, कोई मेहनत का काम नहीं है, फटाक से हो जाता है। यहाँ से जैसे ये जो एसिडिक मीडियम है उसकी वजह से OH ग्रुप निकल जाएगा वाटर के साथ, और उसके क्योंकि कंडेंसेशन है, आपको रिमेंबर होगा कि मैंने शुरुआत में ही कहा है कंडेंसेशन में एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो आप देखो ऐसे हो गया HO, यहाँ से OH हटा दो, CH2, फिर उसी तरह से रिंग को जोड़ते जाओ आगे तक, तो ये हुआ, ये नोवालैक बन गया। अब इसको नोवालैक को क्या करते हैं, इसको बनाना है आपको सेम टू सेम इसी तरीके से। नोवालैक ऑन हीटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म एन इनफ्यूजिबल सॉलिड मास कॉल्ड बेकेलाइट। ठीक है, मच्छर ने भी गदर मचा रखा है। खैर देखो यहाँ पे नोवालैक क्या है, ऑन हीटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड। ओके, इतना कर लिया हम लोगों ने। अब आपको बस यहाँ पे अपना काम शुरू करना है। ये देखो नोवालैक है, ये H2OH CH2, ये नोवालैक। फिर क्या करना है ना, इसको बस जोड़ते जाना है, CH2 और फिर नीचे से नोवालैक जो आपने बनाया है यहाँ पे वही रहेगा, सिर्फ CH2 के साथ थ्रू जुड़ेगा। और इस चीज़ को, ये जो बनकर तैयार हुआ ना, इससे ही बोलते हैं बेकेलाइट। समटाइम इसका होता क्या है ना, बच्चे बेकेलाइट का सब कुछ लिख देते हैं, लेकिन क्या है, ये नहीं बना पाते हैं, ये नहीं बनाते हैं। तो ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिए, नोट्स है आपके पास इसका, ध्यान से किस तरीके से नोवालैक कैसे बना मैंने बताया आपको। तो इस तरीके से बना दिया, फिर नीचे भी सेम बना देना है और उसका लिंकिंग कर देना है CH2 CH2 CH2, तो बेकेलाइट हो गया। इसी तरह से और भी जुड़ता जाता है, ये खत्म नहीं हुआ है, ये ऐसे ऐसे का मतलब है कि अभी और भी जुड़ेगा। ठीक है, ये एक बना दिया गया। बेकेलाइट का यूज़ देख लीजिए क्या है, बहुत ज़रूरी है जानना। मेकिंग कॉम्स, मतलब जो कंघा यूज़ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल स्विचेज एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस कुकिंग यूटेंसिल्स। जो हम लोग कुछ ऐसे यूटेंसिल्स यूज करते हैं जैसे गर्म होने के बाद भी पकड़ने पर गर्म नहीं लगता है ना, उसके हैंडल जिसका बना रहता है, तो वो किसका बना रहता है, वो बेकेलाइट का ही बना रहता है। ठीक है, अब एक देख लीजिए मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड में क्या है, तो मेलामाइन का स्ट्रक्चर ये है, मेलामाइन इसे कहते हैं। ठीक है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंबाइन करेगा तो पॉलीमराइजेशन होगा और ये बनेगा। ठीक है, ध्यान से करेंगे आप तो आप इसे कर सकते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। मेलामाइन का स्ट्रक्चर आपको लिख के बनाना है, करना है, और उसके बाद आपने जो ये लास्ट में बनेगा ये मेलामाइन पॉलीमर्स। ऐसे ये स्ट्रक्चर वगैरह आपके NCERT बुक में भी है, आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन बनाना ज़रूर है, करना ज़रूरी है। ऐसे बेकेलाइट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, ये आपने पढ़ लिया तो हो गया काम। फिर उसके बाद आपको क्या है, मोनोमर्स याद होना चाहिए। जैसे बुनाएस का मोनोमर्स याद रखिए, नायलॉन 6 का, नायलॉन 6 का, ये सब का जो मोनोमर्स है ना, वो मतलब नाम के साथ नहीं, विथ स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। ओके, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसका यूजेस है इन मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने पॉलीमर्स से रिलेटेड जितना भी पॉलीमर्स था वो मैंने पढ़ा दिया है अभी आपको इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छा व्यूज़ दिया, अच्छा लाइक्स दिया, मतलब अच्छा प्यार दिया इस वीडियो को, तो फिर मैं इसी सीरीज़ में रबर का वीडियो डालूँगी। रबर, इलास्टोमर्स में रबर्स आता है, तो वो एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं रबर का, नहीं तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और फिर मिक्स मैच हो जाएगा बहुत ज़्यादा,
इसलिए यहाँ पे मैंने पॉलीमर्स में से आपको सिंथेटिक पॉलीमर्स सब कुछ बता दिया है। अब रबड़ हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, यूज़फुल हो, तो वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मोटिवेशन होता रहे पढ़ाने का, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।